है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलियनियर्स हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, और यहाँ तो तुम दोनों खुद ही एक कुत्ता ही हो। चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ आयत का इतना कहना था कि तभी अमित और अंकुश गुस्से में अपने जबड़ों को भींच लिए थे। वही अमित ने तुरंत अपनी एक उंगली को आयत की तरफ दिखाते हुए काफ़ी गुस्से में ही कहा था, सुन, अपनी यह अकड़ अब उस मलिक के घर में दिखाने के लिए बचा ले, जहाँ तेरी हालत भी किसी कुत्ते से कम नहीं होने वाली। जहाँ अमित का इतना कहना था कि आयत की भौवें अब तक आपस में सिकुड़ चुकी थी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पास खड़े अंकुश ने कहा, जस्ट रिलैक्स ब्रो, तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो। वैसे भी इसके अकड़ के दिन अब पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब ये फड़फड़ाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। जहाँ अंकुश का इतना कहना था कि अमित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी, लेकिन सामने खड़ी आयत बस उन दोनों को काफ़ी सख्ती में घूरते हुए नजर आ रही थी। तभी इस बार अमित पास खड़े अंकुश के गले में अपनी बाहों को डालते हुए कहा, आई थिंक यू आर राइट ब्रो। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, और उस वक्त वह अपने उस नए पर के साथ फड़फड़ाती भी बहुत है, जैसे इस वक्त मिस आयत माहेश्वरी। अभी अमित ने इतना ही कहा था कि आयत, जिसके चेहरे पर अब तक गुस्सा साफ नजर आ रहा था, गुस्से में ही अमित के शर्ट की कॉलर को पकड़ उसे खुद के तरफ खींचते हुए कहा, आयत माहेश्वरी किसी चींटी का नाम नहीं, बल्कि वो बला है जिसके बारे में उसके अलावा दूसरा कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। चाहे वो गुप्ता हो या अवस्थी, या फिर वो खुद मलिक ही क्यों ना हो। आई बात समझ में? और अमित को पीछे अंकुश की तरफ धक्का देते हुए उसके कॉलर को छोड़ दिया था, जिसे देख एक बार फिर से अमित और अंकुश ने अपने जबड़ों को भींचते हुए कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही इस बार आयत काफ़ी सख्ती के साथ उनकी तरफ अपनी एक उंगली उठाते हुए कहा, खबरदार जो आगे एक शब्द भी कुछ कहा तो, क्योंकि फिर मैं भी ये भूल जाऊंगी कि तुम दोनों रिश्ते में मेरे कुछ लगते भी हो, और सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, तुम दोनों के माँ बाप से भी मेरा कोई रिश्ता है। साथ में तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को सड़क पर फेंकने में मुझे एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा, और ऐसा करने से मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। समझे तुम दोनों? गुस्से में आयत का इतना कहना था कि वो दोनों भी अब तक जैसे सकपका से गए थे, जिसे देख आयत अगले ही पल तुरंत नॉर्मल होते हुए अमित के गालों को हल्का थपथपा भी दिया था। बड़े भैया, तमीज और अपनी औकात में रहोगे तभी सुखी भी रहोगे, नहीं तो अगर अकड़ दिखाने का इतना ही शौक है तो साथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की भी प्रैक्टिस कर लिया करो। आई होप कि दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आयत ने आगे कहा, और उन दोनों को एक नज़र देख हल्का मुस्कुराते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। लेकिन पीछे रह गए अमित और अंकुश, जो अब तक शांत थे। आयत के जाते ही अपनी बंद मुट्ठियों को हवा में झटकते हुए एक बार फिर से गुस्से में चीख उठे थे, इस साली का जल्द ही कोई न कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अमित गुप्ता के सामने अकड़ दिखाकर गई है ना, अब ये अमित गुप्ता ही इसकी अकड़ बाहर निकाल कर रहेगा। अपनी बातों को कहते हुए अमित अब तक गुस्से में हाँफने भी लगा था। तभी अपने बगल में गुस्से में ही खड़े अंकुश को देख उसने आगे कहा, चल यहाँ से, इसे तो मैं बाद में देख लूँगा। जिस पर गुस्से में ही सहमति जताते हुए अंकुश भी उसके साथ ही आगे बढ़ गया था। तो उधर दूसरी तरफ ऊपर खींचने की बजाय एक बार फिर से आयांश रूही के पापा को नीचे लटकाते हुए कहा, बाद में अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे ना बापू? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, कहो तो तुम्हारी भी खा लूँ, या फिर कहो तो अपनी स्वर्गवासी पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ कि कल से शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए रूही के पापा गिड़गिड़ा उठे थे। तो वहीं उनकी बातों को सुन आयांश की नज़र
अब तक बगल में खड़ी रूही पर चली गई थी, जिसके चेहरे पर हैरानी देख आयांश कुछ कहता उससे पहले ही उसके बाबा ने इस पर लगभग कलपते हुए कहा, बेटा अब तो ऊपर खींच लो, कहीं गलती से पकड़ ढीली पड़ गई तो मेरा काम तमाम होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे कैसे काम तमाम हो जाएगा बापू, और वो भी मेरे रहते। इतना कहते हुए आयांश ने उन्हें ऊपर भी खींच लिया था, जहाँ छत के ज़मीन पर ही बैठते हुए रूही के पापा अपनी तेज हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं उनके पास ही खड़े आयांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ संतुष्टि वाले भाव थे, जैसे उसने कोई नेक काम किया हो। तभी पास खड़ी रूही जल्दी से अपने बाबा के पास बैठते हुए बोली, बाबा आप ठीक तो है ना। इस वक्त अपनी बातों को कहते हुए रूही के चेहरे पर भी एक घबराहट साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाबा, जिनकी सांसें अभी भी तेज ही थी, उसके बावजूद भी रूही के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था, यह कहते हुए कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, इतने सालों से मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। नहीं बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ इस तरह से आप माफ़ी मत मांगिए। इतना कहते हुए रूही ने उनके दोनों जोड़े हुए हाथों को पकड़ लिया था। इसके बावजूद भी उसके बाबा एक बार फिर से अपनी गर्दन को ना में हिलाने के साथ साथ पास खड़े आयांश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बेटा, अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से इस घर की और तुम्हारी दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारा ये बाबा और तुम्हारा ये भाई उठा रहा है। आज से हम दोनों कमाएंगे और तुम बस राजकुमारी की तरह घर में ठाठ से रहना। जहाँ उनका इतना कहना था कि रूही के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन आयांश की भौहें सिकुड़ चुकी थी। अगली सुबह हर रोज की तरह आज भी ऑफिस में आयत को आते हुए देख वहाँ के एम्प्लॉय बिल्कुल किसी सन्नाटे में जा चुके थे, जैसे वहाँ सिर्फ आयत या उसके हिल से आती उस खटखट की आवाज़ के अलावा और तीसरा कोई भी मौजूद ना हो। तो वही आयत भी हमेशा की तरह काफ़ी सख्ती के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ पहले से ही मौजूद रेहान ने थोड़ा चुपते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, और रेहान के साथ ही लिफ्ट के अंदर चली गई थी, जहाँ जाते उसने आगे कहा, एंड उन मलिक की क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला कि वो अविनाश मलिक क्या करता है, कहाँ रहता है। मैम अभी फ़िलहाल तो उसके बारे में ऐसा कुछ इंट्रोगेट करने के लिए नहीं है, क्योंकि जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है वो सीधा घर और घर से ऑफिस के अलावा और कहीं नहीं जाता। बाकी उसके बारे में सारी डिटेल्स इस फाइल में हैं। आयत की बातों को बीच में काटते हुए रेहान ने कहा, और लिफ्ट का गेट खुलते ही दोनों बाहर भी निकल आए थे, जहाँ बाहर आते ही रेहान के हाथ से उस फाइल को लेने के साथ साथ आयत ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, मतलब अभी करंट टाइम में उसके क्रेडिट पे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। यस मैम, रेहान ने कहा। ओके रेहान, मेरा एक काम और करो, मुझे मलिक के सभी शेयर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए। उस कंपनी के कितने % शेयर्स किसके नाम पर हैं, मुझे इस बात की पूरी डिटेल चाहिए, और ध्यान रहे एक भी % के शेयर का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अपनी बातों को कहते हुए आयत अब तक अपने केबिन के गेट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी बातों को सुन अचानक से रेहान सन्न रह गया था, यहाँ तक कि उसके माथे पर हल्के घबराहट की लकीरें भी साफ नजर आने लगी थी, जिसे देखते हुए आयत ने भी इस पर थोड़ी हैरानी में कहा, व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज सीरियस, तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो। नो मैम, वो एक्चुअली पिछली रात मुझे थोड़ा बुखार था, शायद इस वजह से अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए रेहान ने कहा था, जिसकी बातों पर आयत ने भी तुरंत कहा, फिर आज तुम लीव क्यों नहीं ले लेते, घर जाओ और प्रॉपर रेस्ट करो। बट मैम काम भी तो है। उसकी चिंता मत करो, तुम आज के वर्क की सारी डिटेल रूही को मेल कर दो, आगे वो सब संभाल लेगी, आयत ने कहा, जिसकी बातों पर रेहान भी बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था, और आयत अपने केबिन के अंदर चली गई थी, जहाँ अंदर जाते ही आयत ने सबसे पहले मलिक के डिटेल से भरी उस फाइल को ओपन करना चाहा था, लेकिन तभी उसके केबिन के गेट को नॉक करते हुए अक्षत ने कहा, आयत, अक्षत, इस वक्त तुम यहाँ। अचानक से अपनी नज़रों के सामने अचानक से अक्षत को देख आयत थोड़ी चौंक सी गई थी,
तो वही अक्षत भी काफ़ी जल्दबाजी में उसकी तरफ बढ़ते हुए सामने रखी एक कुर्सी पर बैठ गया था। आयत, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने डैड के पास मौजूद तुम्हारे मॉम के बनाए उस वसीयत को पढ़ा एंड आई नो कि उसे जानने के बाद इस वक्त तुम काफ़ी प्रेशर में भी हो, बट डोंट वरी, इसका मेरे पास एक सुपर एंड ईजी सॉल्यूशन भी है। लेकिन ट्रस्ट में, तुम उस अविनाश मलिक से शादी बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो बंदा कहीं से भी तुम्हारे कैपेबल नहीं है। इनफैक्ट उसे बिजनेस में भी जरा सा इंटरेस्ट नहीं है। बस कुछ साल पहले उसके गलत संगति की वजह से आदित्य मलिक ने उसे फोर्सफुली ऑफिस ज्वाइन करा रखा है। बाकी उसने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ तक नहीं लगाया है। और ये बात तुम्हें कैसे मालूम? तभी अपनी भौहों को चढ़ाते हुए आयत ने कहा, जहाँ उसकी बातों पर एक बार फिर से अक्षत काफ़ी जल्दबाजी में ही जवाब देते हुए बोला, क्योंकि कुछ साल पहले मैं जिस सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा था, उस वक्त अविनाश मलिक के ऊपर ड्रग्स का चार्जशीट फाइल हुआ था और उस वक्त मलिक के अगेंस्ट में मेरे सीनियर ही उस केस को हैंडल कर रहे थे। लेकिन मलिक के पावर्स और पैसों के आगे सच ने घुटने टेक दिए और वो केस हार गए थे। उस वक्त से ही मुझे मलिक और उनके बच्चों के बारे में सारी डिटेल मालूम हुई थी। इसलिए यहाँ मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि प्लीज़ इस साल में तुम बिल्कुल मत फंसना। अक्षत का इतना कहना था कि अब तक आयत भी किसी सोच में पड़ चुकी थी, जिसे देख अक्षत ने इस बार थोड़ा नरमी में कहा था, बट डोंट वरी, तुम्हारे मॉम की वसीयत का मेरे पास एक तोड़ है जो बिल्कुल लीगल भी है और 1 साल के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पति की बजाय वापस से तुम्हारे नाम पर भी हो जाएगी। इस बार अक्षत की बातों को सुनते ही आयत की भौहें एक बार फिर से हैरानी में ऊपर तन चुकी थी, जिसे देख अक्षत ने आगे कहा, आयत, तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट तो है ना? इसके जवाब में अभी आयत कुछ कहती, उससे पहले ही अक्षत ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम चाहो तो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझसे शादी कर सकती हो। जहाँ अक्षत का भी इतना कहना ही था कि आयत चौंक सी गई थी, लेकिन इस बार भी वो कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत ने ही कहा था, लेकिन ये शादी रियल में नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए होगी। आई मीन कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जहाँ हम एक लीगल पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसमें हम दोनों सिर्फ 1 साल के लिए हस्बैंड वाइफ होंगे और फिर 1 साल बाद जैसे ही ये प्रॉपर्टी तुम्हारे हस्बैंड यानी कि मेरे नाम होगा, मैं भी तुरंत ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अकॉर्डिंग जब हम अलग होंगे तब उस वक्त तुम्हारे सामने मैं किसी भी तरह का कोई डिमांड भी नहीं रख सकता और उस वक्त हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इतना कहते हुए अक्षत ने एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ दिया था, जैसे अब तक वह अपनी बातों को एक सांस में ही पूरा कर गया हो। लेकिन सामने बैठी आयत अब तक किसी सोच में उलझ चुकी थी, जहाँ वो बीच बीच में एक नज़र अक्षत की तरफ भी देख लेती, जो इस वक्त उसे ही एकटक देखते हुए अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगले ही पल वो फिर से किसी सोच में डूब जाती। तभी उसे उसकी सोच से बाहर खींचते हुए किसी तीसरे शख्स ने उसके केबिन के गेट को नॉक करते हुए कहा, मिस आयत, मे आई कम इन? जिसे सुन आयत के साथ साथ सामने ही बैठे अक्षत की भी नज़रें उस तरफ उठ गई थी, जहाँ इस वक्त सामने ही हाथ में कुछ फाइल्स को पकड़े खड़ी रूही और उसके बगल में खड़ा आयांश, जिसकी उंगलियां मुड़ी हुई एक बार फिर से गेट नॉक करने के लिए तैयार थी। लेकिन इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर एक सख्ती भी थी। तभी उन्हें देखते हुए अक्षत ने कहा, आयत, अब मैं भी चलता हूँ, लेकिन हाँ, अभी जो मैंने तुमसे कहा है उस पर एक बार ज़रूर गौर करना। और हाँ, जब तुम्हें ठीक लगे तुम भी किसी भी वक्त कॉल करके अपना जवाब भी दे सकती हो। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, बाय एंड टेक केयर। और जल्दबाजी में ही अपनी जगह से खड़े होते हुए बाहर जाने के लिए बढ़ गया था, जिसे देख हल्का मुस्कुराते हुए ही रूही एक तरफ हो गई थी, जैसे वो अक्षत को बाहर जाने का रास्ता दे रही हो। लेकिन आयांश जो अपनी जगह पर खड़ा काफ़ी सख्ती में एकटक बस अक्षत को घूर रहा था, जैसे वो काफ़ी वक्त पहले से ही खड़ा अक्षत और आयत के बीच हो रही सारी बातों को सुन चुका हो। तो वही अक्षत भी एकटक आयांश को ही देखते हुए उस केबिन से बाहर निकल आया था, लेकिन बाहर आते ही वो थोड़ा कंफ्यूज भी नज़र आ रहा था। ये शख्स
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इससे भी पहले कहीं मिल चुका हूँ, लेकिन कहाँ। अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरे हाथ से माथे को रगड़ते हुए अक्षत भी अब तक थोड़ा झुंझला उठा था, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो कि आज से पहले उसने आयांश को कहाँ देखा था। लेकिन याद न आने पर वह थोड़ा झुंझला भी उठा था। तभी कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, कहीं मैं इससे पहले इसे इसी ऑफिस में तो नहीं देखा था। तभी ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इतना कहते हुए अक्षत अब तक अपने सिर को झटकते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था। तो वही केबिन के अंदर अभी भी गेट पर ही खड़ी रूही और आयांश को देख आयत ने कहा, व्हाट हैपेंड रूही, कम इन। और मैम अभी मुझे रेहान का मेल मिला कि आज वो लीव पर है। यस, उसका भी काम आज तुम देख लो, आयत ने आगे कहा। तब तक रूही भी अंदर आते हुए उसके सामने एक फ़ाइल को रख दिया था। मैम, ये आज के मीटिंग के कुछ शेड्यूल हैं जिन्हें आपको अटेंड करना है। एंड मैम आज शाम। इतना कहते हुए रूही अचानक से चुप हो गई थी, जिसे देख आयत ने अपनी भौहों को चढ़ाते हुए कहा, व्हाट। मैम, आज शाम आपके नाना जी ने भी एक अपॉइंटमेंट ली है। आज की शाम वो आपके साथ कहीं बाहर डिनर करना चाहते हैं। जहाँ रूही का इतना कहना था कि आयत थोड़ी चौंक सी गई थी। तभी उसने नासमझी में ही रूही से सवाल भी कर दिया था, नानू, बट वाई। आई डोंट नो मैम। उनका कहना था कि वो आपसे किसी खास मैटर पर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और आप उन्हें घर में बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रही हैं, इसलिए उन्होंने ये अपॉइंटमेंट लिया है, रूही ने आगे कहा। जिसे सुन अब तक आयत भी किसी सोच में पड़ चुकी थी। तभी रूही एक नज़र अभी दरवाजे पर सख्ती के साथ खड़े आयांश को देख वापस से अपनी नज़रों को आयत की तरफ मोड़ दिया था। मैम, क्या सच में आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रही हैं? लेकिन जहाँ वो अपनी बातें पूरी कर पाती उससे पहले ही आयत को खुद की तरफ देखते हुए पाकर वो तुरंत चुप भी हो गई थी। तो वही आयत ने अपने कंधों को थोड़ा उचकाते हुए कहा, लेकिन व्हाट रूही। जिसे सुन रूही ने एक नज़र फिर से दरवाजे पर खड़े आयांश की तरफ देखते हुए कहा, मिस आयत, एक्चुअली अक्षत। लेकिन इतना कहते रूही एक बार फिर से चुप हो गई थी, जहाँ उसे अचानक से अक्षत का नाम लेते हुए चुप होने के साथ साथ उसके चेहरे पर बढ़ती घबराहट को देख आयत ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा, व्हाट। रूही, तुम्हें जो भी कहना है तुम साफ साफ कह सकती हो। मिस आयत, पहले एक बार आप इसे देख लीजिए। इतना कहते हुए रूही ने आयत के सामने अपना फ़ोन रख दिया था, जहाँ इस वक्त उसके फ़ोन की स्क्रीन पर अक्षत और उसके साथ एक लड़की को देखते ही आयत ने थोड़ी हैरानी में कहा, शिवा। अक्षत के साथ शिवा क्या कर रही है? मैम, एक्चुअली आपकी कज़न सिस्टर और लॉयर अक्षत कुछ महीनों से रिलेशनशिप में हैं। इनफैक्ट उन्हें कई बार साथ में बाहर आउटिंग करते हुए भी देखा गया है। रूही का इतना कहना था कि आयत किसी सोच में पड़ चुकी थी। तभी रूही ने आगे कहा, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब लॉयर अक्षत खुद किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और वो भी आपकी कज़न सिस्टर के साथ ही, फिर वो आपके साथ शादी करने का सजेशन कैसे दे सकते हैं? जहाँ इस बार रूही का इतना कहना था कि आयत ने उसके फ़ोन को तुरंत ऑफ करते हुए अपनी नज़रों को आयांश की तरफ मोड़ दिया था, जैसे वो अचानक से आयांश की मौजूदगी को जानना चाहती हो कि इस वक्त वह यहाँ क्या कर रहा है, या फिर इस वक्त वह अक्षत के लिए किए गए सवालों के जवाब देने से कतरा रही थी। इसलिए उसने बातों को बदलते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस आयत, आपके कहे मुताबिक गोडाउन में बाबा को काम तो मिल गया, लेकिन वहाँ के मैनेजर का कहना था कि गोडाउन में अभी फ़िलहाल बस एक आदमी की जगह खाली है, इसलिए तो इसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करके शिफ्ट करवा दो। रूही के बातों का जवाब देते हुए आयत ने अब तक सामने रखी फाइल को खोलना चाहा था, लेकिन उससे पहले रूही ने आगे कहा, एक्चुअली इसे ऑफिस का कोई काम नहीं आता, शायद याददाश्त जाने की वजह से इसे ऐसी दिक्कत आ रही है। रूही का इतना कहना था कि आयत ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक आयांश को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, ओके, फ़िलहाल अभी तुम जाओ, आगे मैं देखती हूँ। और आयत ने अपना ध्यान वापस से उस फाइल पर लगा दिया था, जिसे देख
रूही भी वहाँ से बाहर जाने के लिए आयांस की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन अभी वह दोनों कुछ कदम आगे बढ़ते हुए केबिन से बाहर निकले ही थे कि आयत ने उन्हें रोक भी दिया था। जस्ट वेट। जहाँ आयत का इतना कहना था कि रूही भी तुरंत पीछे मुड़ते हुए बोली, यस मैम, विल यू मैरी मी। लेकिन आयत, जिसकी नज़रें इस वक्त आयांस की तरफ थी, उसका इतना कहना था कि रूही अब तक काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। तो वही आयांस जो काफ़ी देर से एक सख्ती के साथ नज़र आ रहा था, अब तक उसकी आंखें जैसे चमक उठी थी, जिसके साथ ही वह भी तुरंत वहाँ से आगे बढ़ते हुए सामने खाली पड़ी कुर्सी पर जा बैठा था। यस आई एम, लेकिन मेरे भी कुछ कंडीशंस हैं। अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटनों के ऊपर चढ़ाते हुए आयांस का इतना कहना था कि आयत की भौवें सिकुड़ चुकी थी। तो वह पीछे अभी भी अपनी जगह पर हैरान खड़ी रूही इस बार तो जैसे सन्न रह गई थी। तभी अपनी बातों को जारी रखते हुए आयांस ने आगे कहा, मिस आयत माहेश्वरी, शादी के लिए तो मैं रेडी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपना पिछला कुछ याद नहीं, जिस वजह से आपको मैं शादी के बाद किसी आलीशान बंगले में नहीं रख सकता। शायद आपको किसी छोटी जगह या किसी झोपड़पट्टी। हे जस्ट होल्ड ऑन, ये शादी कोई 7 जन्मों या जन्म जन्मांतर वाला नहीं है। तुम्हें काम चाहिए था और मुझे अपने एक काम के लिए किसी एक पर्सन की तलाश थी, इसलिए तुम्हें बस ये काम दे रही हूँ। इतना कहते हुए आयत ने अब तक आयांस के सामने उस फाइल को बढ़ा दिया था जो उसकी माँ के द्वारा बनाया गया एक वसीयत था। अभी थोड़ी देर पहले तुमने अक्षत की बातों को सुना होगा, लेकिन शायद तुम इसका कारण नहीं जानते होगे, इसलिए इस फाइल को, जहाँ अभी आयत अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही आयांस उस फाइल के पन्नों को काफ़ी जल्दबाजी पलटते हुए उसे वापस से आयत की तरफ बढ़ा दिया था। मैं तैयार हूँ। आयांस का इतना कहना था कि रूही, जो अभी भी अपनी जगह पर ही किसी मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रही थी, तो इस सामने बैठी आयत भी अपनी भौहों को सिकोड़े हैरान ही थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि आयांस उसकी बातों को इतनी आसानी से मान लेगा या उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।